हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी आरओ प्रीलिम्स 2023 का आप जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि दिसंबर मंथ में शेड्यूल्ड है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 12 किया था, जिसमें कि हम टेक्स्ट बुक का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। जीएस पेपर 1 में आप लोगों का जो है 140 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपको जीएस मिलती है, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी आयोग की तरफ से ऐसी बात कही गई है कि अभी जो हिंदी का एग्ज़ाम होता था आप लोगों का, देखिए फर्स्ट मीटिंग में क्या होता था, जीएस पेपर 1 होता था, और सेकेंड मीटिंग में क्या होता था, हिंदी, सामान्य हिंदी का एग्ज़ाम होता था। सामान्य हिंदी के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता था और जीएस के लिए 2 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाता था। ठीक है, तब अभी क्या होगा, अब से 2+1, ठीक है, आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जीएस के 140 क्वेश्चन रहेंगे, साथ के साथ आपको हिंदी के जो 60 क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से एक तरीके से ये अच्छी ही बात है। ठीक है, देखिए एक ही शिफ्ट में आपका पेपर हो जाएगा, आप लोग एक ही बार में फ्री हो जाओगे। ठीक है, पूरे दिन का जो वेट करना होता था, दूर दूर सेंटर जाता है और फिर बच्चे पूरा दिन वेट करते हैं, तो ये आराम से हो जाएगा। और एक बात और जो अच्छी मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि आप लोगों को पहले 2 घंटे का टाइम जीएस के लिए मिलता था और 1 घंटा हिंदी के लिए मिलता था। ठीक है, 1 घंटा 60 मिनट जो है किसके लिए मिलते थे, हिंदी के लिए मिलते थे। अब हिंदी में आप लोग देखिए 40 मिनट में क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, बाकी टिक करने में आप लोग जितना टाइम लगा दो। तो मेरे हिसाब से ये जो पेपर है आपका मैक्सिमम 50 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ओएमआर शीट भी इसी टाइम में भर दोगे अगर आप, तो आपके पास 10 मिनट ये एक्स्ट्रा इधर से बचेंगे जो वो आप अपनी जीएस को दे सकते हो, और जीएस को टाइम दे सकते हो। जीएस पे ज़्यादा समय देके आप क्या कर सकते हो, जीएस के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी सही करने का, सही तरीके से अटेम्प्ट करने का प्रयास कर सकते हो। वहाँ पर टाइम दोगे तो ये एक तरीके से फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत हाय तौबा करने की भी बात नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम का टाइम पैटर्न चेंज किया गया है तो ये सबके लिए हुआ है, और मेरे हिसाब से एक तरीके से ये अच्छी ही बात है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 70 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 71 से आज करेंगे। एक हिंदी का सेट पेपर भी हमने सॉल्व किया है, जल्दी दूसरी क्लास भी हिंदी की आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लास पसंद आएगी तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स हों कोई आपके, वहाँ भी कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आरओ के लिए आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं और रेगुलर बेसिस पर मिलेंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, वैसे ये 71 नंबर का क्वेश्चन है। 140 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 70 कर चुके हैं, आज 70 करेंगे। पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो आप इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये आप लोग जानते होंगे। पुर्तगालियों ने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस डाली थी गोवा में। ठीक है, प्रेस का अनावरण गोवा में किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, और प्रिंटिंग प्रेस को फ्रांसिस जोवियर की पहल पर भारत लाया गया था। 1540 के दशक में तमिलनाडु के थारंगबाड़ी में एक प्रसिद्ध बाइबल शिक्षक थे, और ये एक ईसाई मिशनरी थे, और उस समय इन्होंने ही क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी गोवा में, और भारतीयों के लिए एक स्कूल की भी स्थापना हुई थी। ये सारी बातें याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली है, पुर्तगाल से जेसुइट मिशनरी भारत कब आए थे, तो ये 1556 में आए थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान का दूत बनकर भारत आया था, तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक का दूत बनकर के कहाँ गया था, चीन गया था। ठीक है, चीन गया था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक का दूत बन करके। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, गुप्त सिक्कों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए पहला कथन ये है कि गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है भारत का, और गुप्त राजाओं ने काफ़ी मात्रा में
सोने के सिक्के चलाए थे जिन्हें दिनार कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त तथा बुद्धगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए। ये भी सही कथन है, चांदी और सिक्के दोनों, चांदी के और सोने के दोनों टाइप के सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त स्कंदगुप्त ने चांदी के सिक्के अधिक मात्रा में चलाए थे। तीसरा क्या है, राजाओं की छवियों के साथ सिक्कों के नक्काशीदार नक्काशी की गई है और रिवर्स पर नक्काशीदार देवता हैं। दोनों ही बातें सही हैं। हिंदू देवी देवताओं की जो छवियां हैं वो गुप्त काल के सिक्कों पर देखने को मिलती हैं। गुप्तों द्वारा जारी किए गए सिक्कों में बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के थे। ये चौथा कथन जो है ये गुप्त काल के सिक्कों के बारे में गलत है। यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत प्रख्यापित की गई थी? तो स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रख्यापित की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक किसने माना था? तो महात्मा गांधी ने यह वक्तव्य जारी किया था। उन्होंने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कला रूप है जिनमें मणिपुर के अनुष्ठान गायक, ड्रम और नृत्य शामिल हैं? तो संकीर्तन हो जाएगा। ये मणिपुर के वैष्णव संप्रदाय के लोगों के द्वारा धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है, जहाँ पर ड्रम और नृत्य जो है किए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो वैष्णव संप्रदाय है ये कृष्ण भक्त शाखा जो है उससे संबंधित है, उससे जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से राजकोषीय नीतिगत उपाय किए गए हैं? तो देखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक उधारी में कमी कर सकती है। ऑप्शन नंबर 1 कथन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। और निजी व्यवसायों पर कर बढ़ा सकती है। ठीक है, जो तीसरा वाला इंस्ट्रूमेंट है अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में वृद्धि, ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो तीसरा वाला कथन सही नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किसके तहत किया गया है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का जो गठन है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नोडल मंत्रालय इसका कौन होगा? पर्यावरण और वन मंत्रालय। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? आनुवंशिक रूप से मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं उनको जो खराब गुण होते हैं जो किसी फसल में उसको ख़राब करने के लिए मान लीजिए होते हैं। ठीक है, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में बैक्टीरियल अटैक कर देता था, फिर क्या हुआ, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया बीटी कॉटन, और बीटी कॉटन अभी भारत में यूज़ हो रहा है और जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, क्रॉप है। ठीक है, ये पर्यावरण में आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक जीवों और उत्पादों की रिहाई के बारे में प्रस्तावों की मंजूरी के लिए भी जिम्मेदार होता है। किसी भी आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक जीव को पर्यावरण में छोड़ने से पहले प्रायोगिक क्षेत्र में परीक्षण करता है। जीएम फसल के बारे में मैंने बता दिया, ट्रांसजेनिक फसल होती है। बीटी कॉटन भारत में उगाई जाने वाली पहली, एकमात्र और गैर खाद्य जीएम फसल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जीएम फसल अभी भारत में यूज़ नहीं होती, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना को किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो लद्दाख में स्थापित किया जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इन चारों ऑप्शंस में जो कनाडा है इसकी तटरेखा सबसे लंबी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। तटरेखा अंतर्देशीय झीलों के सहित भूमि और समुद्र के बीच जो इंटरफेस या संक्रमण क्षेत्र होता है उसके रूप में जाना जाता है। और दुनिया भर के कुल तटीय क्षेत्रों की लंबाई कुल आप ये समझ लो करीब 5,02,000 किलोमीटर है। ठीक है, अमेरिका में ये जो है लंबाई आप तट रेखा की कितनी हो जाती है? ये 1,53,645 हो जाती है। वहीं कनाडा में
2080 हो जाती है। और रूस, उसके बाद रूस का नंबर आता है 37,653 किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया 25,780 किलोमीटर। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्रम है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिसमें कि कनाडा 1 नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे अमेरिका आएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित देशों को उनकी मुद्राओं के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो ब्राज़ील में जो है रियल चलता है, और उसके बाद अर्जेंटीना में क्या चलता है, अर्जेंटीना में आपका पेसो चलता है, बेलारूस में मन्नत होता है, और अजरबैजान में रूबल चलता है, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक अनुपात में होता है? तो जो मोनोजाइट रेत होती है उसमें थोरियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। थोरियम एक कैसा पदार्थ है? थोरियम जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जो कि मोनोजाइट की रेत में पाया जाता है। केरल के तट पर ये जो रेत है ये अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। और ये जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ये नाभिकीय रूप से विघटित हो जाते हैं, इनके नाभिक विघटित हो जाते हैं और अल्फा, बीटा और गामा रेज का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अभी तक जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञात रेडियोधर्मी तत्व हैं वो यूरेनियम और थोरियम है। थोरियम को TH से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है? 90 हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लंकाशायर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दुनिया में सबसे विकसित वस्त्र केंद्र है। और ब्रिटेन के अन्य वस्त्र केंद्र भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, स्कॉटिश लॉलैंड्स, नॉटिंघम, आयरलैंड, ये सारे कपड़ा उद्योग के लिए फेमस हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाकी और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो आप यहाँ पे। भारत के बारे में देख लीजिए। भारत दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा सूती कपड़ा उत्पादक है और भारत में पहली कॉटन मिल 1818 में कलकत्ता में लगाई गई थी, जबकि बॉम्बे में पहली सूती मिल 1854 में स्थापित की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी घाटी का हिस्सा है? तो इसमें आपके पास 5 देश दे रखे हैं जो कि अमेजन नदी घाटी का हिस्सा हो जाएंगे आपके, ब्राज़ील, कोलंबिया और वेनेजुएला। अर्जेंटीना और उरुग्वे जो हैं अमेजन नदी घाटी का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अब यहाँ पे 2 सूची हैं, एक तरफ जगह दे रखी है, राज्य दे रखे हैं, उसके बाद ये त्यौहार दे रखे हैं कि कौन सा किसके साथ मैच होगा, हमें यहाँ पे मैच करना है। तो केरल के साथ आप लोग मैच कर दीजिए। तो केरल में ओणम हो जाएगा, ठीक है, ओणम से मैच कर दीजिए। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है और राजस्थान में गणगौर होता है, गुजरात में उत्तरायण, ठीक है। तो ये मैचिंग हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? तो 1930 के दशक में किया गया था संयुक्त किसान सभा का गठन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं और उनके संस्थापक दिए गए हैं और इसमें कौन कौन से सही सुमेलित हैं हमें ये बताना है। तो नवजीवन जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, मूक नायक BR अम्बेडकर के द्वारा, जबकि न्यू इंडिया ये श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, मोतीलाल नेहरू इसके प्रकाशक नहीं थे। तो केवल 1 और 2 सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पर आपको एक तरफ हस्तकला दे रखी है, दूसरी तरफ उसके जो है शहर दे रखे हैं कहाँ पर वो चलती है, फेमस है, ठीक है। तो हाथ की छपाई का काम जो है ये होता है फर्रुखाबाद में, 2 से मैच कर दीजिए। चमड़े की बनी वस्तुएं आगरे से मैच हो जाएंगी, कांच की वस्तुएं फिरोजाबाद से, और इत्र का काम कहाँ पर होता है? कन्नौज में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने काशी महाजनपद पर कब्जा किया था? तो काशी महाजनपद पर कोसल राज्य ने कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कोशल महाजनपद जो है सरयू नदी के तट पर बसा हुआ था और सरयू नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती थी, उत्तरी कोशल
और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिणी की राजधानी कुशावती थी। ठीक है, और प्रमुख नगर यहाँ का क्या था, साकेत था, साकेत नगर, जिसका वर्तमान नाम अयोध्या है। और पुष्यमित्र शुंग जो था, इसका नाम बदलकर इसने साकेत नगर से अयोध्या कर दिया था। ठीक, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। काकोरी षड्यंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन क्या है, षड्यंत्र की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने बताई थी। ये बिल्कुल सही बात है। जो काकोरी षड्यंत्र केस है या काकोरी ट्रेन डकैती है, जो ये इसकी योजना अशफाक उल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा बनाई गई थी। इस षड्यंत्र ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की नई शुरुआत की थी। ये वाला कथन सही नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है पहले से ही चल रहा हुआ एक संस्थान था। तो दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और ये काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। 9 अगस्त 1925 को ये की गई थी और पूरी षड्यंत्र की साजिश रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। 5 क्रांतिकारियों को मौत की सज़ा भी दी गई थी, जिन्हें फांसी दी गई थी। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है, राज्य में ग्रामीण जनसंख्या राष्ट्रीय औसत संख्या से अधिक है। तो ये सही बात है। दूसरा वाला क्या है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या लखनऊ में पाई जाती है। दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो केवल 2, 1 जो ऑप्शन नंबर 2 है ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जबकि पहले वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था? तो चार्ल्स एल्डन ने दिया था पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा है। ठीक है, दोदा बेटा जो चोटी है इसकी ऊंचाई तकरीबन 2637 मीटर हो जाती है और ये पर्वत के चारों ओर का एक वन संरक्षित क्षेत्र है। और दोदा बेटा का जो शाब्दिक अर्थ है ये बड़ा पर्वत हो जाता है। अनाईमुड़ी और अन्नामलाई के बारे में देख लीजिए। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। कालसूबाई कहाँ पर पड़ता है? कालसूबाई पश्चिमी घाट पर्वत का एक उच्चतम बिंदु है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अनाईमुड़ी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये केरल में है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव आवर्धन समस्या में कौन सी धातु योगदान देती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैव आवर्धन में जो धातु योगदान करती है वो है पारा। ऑप्शन नंबर 1 पारा, इसे लेड भी कहते हैं। ठीक है, और इसे पीबी से प्रदर्शित करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। इनमें से किसे इकोटोन कहा जाता है? तो इकोटोन परिवर्ती वनस्पति का क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जाति नागालैंड से संबंधित है? तो देखिए, नागालैंड से संबंधित जाति जो है रेंगमा होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, यहाँ पे जाति नहीं है, नागालैंड की जनजाति के बारे में पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने गलत प्रोनाउंशिएट कर दिया, इसको करेक्ट करते हैं। नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है इन ऑप्शंस में से रेंगमा हो जाती है। ठीक है, अगर नागालैंड की ओवरऑल सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाती है आपसे तो कोन्यांग जो है नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद एओ तंगखुल, सेमा और अंगामी है। ठीक है, ये बातें भी ध्यान रखना। इन ऑप्शंस में से रेंगमा बन रहा था तो इसलिए ऑप्शन जो है बना हमारे पास रेंगमा बना। रेंगमा क्या है? नागा की एक जनजाति है जो भारत के नागालैंड और असम राज्यों में रहती है और 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में रेंगमा की संख्या 62,951 है। ठीक, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस भूभाग में स्वेज इस्थमस अवस्थित है? तो स्वेज इस्थमस जो है उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी एशिया के बीच
दक्षिण पश्चिमी एशिया में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑकस समूहीकरण का हिस्सा है? तो ऑकस समूहीकरण का हिस्सा जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अब ऑकस जो है ये न्यूज़ में कैसे आया? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, इनके बीच भारत प्रशांत के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा हुई और इसी की वजह से ये चर्चा में आया और इस व्यवस्था का मुख्य आकर्षण ऑस्ट्रेलिया को अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी की साझेदारी भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से किस प्रदूषक में से एक है? तो कौन कौन से प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में आते हैं? तो NO2, SO2, उसके साथ साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया जो कि NH3 होती है, लेड और PM कण पार्टिकुलेटेड मैटर इसको बोलते हैं, 2.5 से लेकर 10 mm तक के जो भी होते हैं ये राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक का हिस्सा होते हैं। तो उपरोक्त सभी क्वेश्चन नंबर हमारे 103 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। जो बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई ये देखिए सारी दे रखी हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। तो भारत विश्व में जल कृषि के माध्यम से मछली का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ये उत्पादक तो है लेकिन निर्यातक नहीं है, तो पहले वाला कथन गलत हो जाएगा। मात्स्यिकी और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि का सृजन मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण और प्रबंधन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए किया गया है। जो दूसरा वाला कथन है ये सही है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, मराठा प्रशासन में नागरिक और सैन्य दोनों मामलों का प्रमुख कौन होता था? तो पेशवा होता था। पेशवा जो है नागरिक और सैन्य दोनों मामलों का प्रमुख होता था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? तो 1992 में, 1952 में, 1992 मतलब 1992 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। भारत में अब ये कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 3 कथन है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, सर्ट इन एक ये प्रोजेक्ट है जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसको रीड करते हैं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जिसका कि नाम सर्ट इन है ने पावर CSIRTS सर्ट्स सिक्योर जिसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स इन पावर सेक्टर के सहयोग से 12 अक्टूबर 2022 को साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स का सफलतापूर्वक आयोजन किया। पहले वाला कथन बिल्कुल सही है। पावर एक्स का जो कि साइबर सुरक्षा अभ्यास था 12 अक्टूबर 2022 को हुआ था, तो पहला कथन सही हो जाएगा। अभ्यास का विषय डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो दूसरा वाला भी कथन सही है। तीसरा क्या है? नीति आयोग ने अपने एक्सरसाइज सिमुलेशन प्लेटफॉर्म की मेज़बानी की। नीति आयोग ने इसकी मेज़बानी नहीं की थी। ठीक है, तो तीसरा कथन गलत है, जबकि 1 और 2 सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 और 2 सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संघवाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में संघवाद शब्द का उल्लेख है। भारत के संविधान में कहीं भी संघवाद की बात नहीं की गई है। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ होगा ये बात कही गई है अनुच्छेद 1 में, लेकिन संघवाद शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, तो पहले वाला कथन गलत हो जाएगा। भारत संघवाद का एक रूप है। हाँ, भारत संघवाद का एक रूप है। भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन भारत में जो संघीय व्यवस्था है ये अमेरिका जैसी नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो दूसरा वाला जो कथन है ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है।
अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पे कथन और कारण है, इनके आधार पे हमें अपने क्वेश्चन करना है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए हैं, बिल्कुल सही बात है। मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार कार्यपालिका के अत्याचार और विधायिका के मनमाने कानूनों पर सीमा के रूप में कार्य करते हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं, और ये जो कथन 2 है ये कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कथन दोनों ही व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है, ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। सदर दीवानी अदालत की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आगरा में। तो 1832 में सदर दीवानी अदालत की स्थापना 1832 में आगरा में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसी क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। यदि आरबीआई बाजार से चल निधि को अवशोषित करने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? तो देखिए, चल निधि का मतलब ये होता है लिक्विडिटी, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना ये काम नहीं करेगा आरबीआई। मुद्रा आरक्षित अनुपात में कमी ज़रूर करेगा क्योंकि उसको लिक्विडिटी को कम करना है, ठीक है। बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा क्योंकि लिक्विडिटी दर से कम करनी है। तो 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख लक्षण है? तो मिश्रित खेती जो होती है जानवरों के पालन के साथ पशुपालन के साथ साथ क्या होता है, फसल की खेती, ठीक है, ये की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। तीसरा निलय पाया जाता है। तो तीसरा निलय जो है खरगोशों के मस्तिष्क में पाया जाता है। खरगोशों के मस्तिष्क में कपाल गुहा पाई जाती है, वहीं पर तीसरा निलय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, खरगोश का मस्तिष्क। नीचे दिए गए 4 ऊर्जा फसलों के नाम हैं जिनमें से इथेनॉल की खेती किसके द्वारा की जा सकती है या इथेनॉल किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो देखिए, जो ऊर्जा फसलें हैं इसमें मक्का हो जाता है और मक्का के द्वारा इथेनॉल बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित रंगों के बढ़ते क्रम में तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या होगा? तो देखिए, एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताती हूँ। विबग्योर ये जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे V से वायलेट हो जाता है, I फॉर इंडिगो, एंड यहाँ पे ब्लू हो जाता है, G से ग्रीन होता है, ये येलो हो जाएगा, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो अब यहीं से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बैंगनी हो जाएगा वॉलेट, ठीक है, वॉलेट तो 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर इंडिगो हो जाता है, इंडिगो मतलब ये नीला, 2 ला दीजिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा? तीसरे नंबर पे आएगा येलो, ठीक है। तो 2 के बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में ऑरेंज है, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। विबग्योर ये रंगों के तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। अगर घटता हुआ क्रम कहा जाएगा तो आप इसको ठीक उल्टा कर देंगे, रेड की तरफ से ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो नेफोस्कोप का उपयोग किया जाता है बादलों की दिशा, ऊंचाई और वेग को नापने के लिए, ठीक है। पायर जियोमीटर जो है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जो वायुमंडल में अवरक्त किरणें होती हैं, अवरक्त विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। नेफेलोमीटर का उपयोग किसी तरल या गैस में कोलाइड में निलंबित कणों की सांद्रता को नापने के लिए किया जाता है। जबकि वेंचुरी मीटर का उपयोग किसके लिए किस लिए किया जाता है? पाइप के माध्यम से द्रव की गति और प्रवाह की दर को मापने के लिए, ठीक है। नेफोमीटर के साथ इसको भ्रमित नहीं होना है। नेफोमीटर बादल की मात्रा को मापने वाला एक उपकरण है, तो ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन में यही था कि नेफोस्कोप और नेफोमीटर। तो नेफोमीटर जो है बादल की मात्रा को नापता है, जबकि नेफोस्कोप किस लिए यूज़ होता है? ऊंचाई, दिशा और वेग को नापने के लिए, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता ली थी? तो चाणक्य की सहायता से
जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने नंद वंश के राजा जो थे घनानंद, उनको हरा करके मगध पर गुप्त साम्राज्य स्थापित किया था चाणक्य की सहायता से, जो कि उनके गुरु थे। ऐसी बात मुद्रा राक्षस में कही गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस। ठीक है, यहाँ पर अर्थशास्त्र, इसके रचयिता कौन है, ये हो जाएंगे चाणक्य, और इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ठीक, मुद्रा राक्षस एक संस्कृत भाषा का नाटक है जो कि चंद्रगुप्त के मौर्य के पराक्रम के बारे में है, और ये गुप्त काल के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है, ये हमें बताना है। तो जमींदारी एसोसिएशन ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, तो पहला वाला सही है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन गजूला लक्ष्मी नारसू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पे सूची 1 और 2 दे रखी है, सूची 1 और 2 को हमें मैच करना है। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा, भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन के द्वारा, और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से किस दिन हर वर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है? तो मार्च का जो अंतिम शनिवार पड़ता है, हर वर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है। रात को 8:30 से 9:30 बजे के बीच 1 घंटे के लिए सारी लाइट, पंखे, सब कुछ बंद कर दिया जाता है, और बिजली को बचाने की, या यूँ कहें ऊर्जा के संरक्षण की बात कही जाती है। पृथ्वी को बचाने के लिए जो भी प्रयास मनुष्यों के द्वारा किए जा रहे हैं उनमें से एक ये है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी वर्ष 2021 की? क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इस दिन की शुरुआत कब की गई थी? 2007 में की गई थी WWF और इसके भागीदारी जो देश थे उनके द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति, समुदाय और व्यवसायों को पृथ्वी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए जागरूक करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपस्फीति या डिफ्लेशन का उपयुक्त वर्णन है? तो देखिए, डिफ्लेशन क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट जब होती है तो इसे डिफ्लेशन की स्थिति कही जाती है। जो इन्फ्लेशन होता है उससे भी नीचे की स्थिति होती है डिफ्लेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिफ्लेशन ये वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य में लगातार गिरावट है, समग्र मूल्य स्तर से कम हो जाता है, जिससे मुद्रास्फीति की दर जो है नकारात्मक हो जाती है। इसे अपस्फीति कहा जाता है, डिफ्लेशन कहा जाता है। अक्सर सामना की जाने वाली यह मुद्रास्फीति के विपरीत है। ज़्यादातर मामलों में मुद्रास्फीति मुद्रा आपूर्ति या ऋण उपलब्धता में जो कमी होती है ये अपस्फीति का कारण बनती है। सरकार या व्यक्तियों द्वारा कम निवेश खर्च भी इस स्थिति को जन्म दे सकता है। अपस्फीति मांग में कमी के कारण बढ़ी हुई बेरोजगारी की समस्या को भी जन्म देती है। तो डिफ्लेशन के टाइम पे बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश किस दूसरे राज्य से भी होकर के जाएंगे? तो देखिए, सिक्किम और राजस्थान इंडिया के मैप में दोनों सेम अक्षांश पर अवस्थित हैं। ठीक है, तो इस तरफ आपका सिक्किम हो जाएगा, इस तरफ राजस्थान हो जाएगा, सेम अक्षांश गुजरेगा सिक्किम के साथ साथ राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान। 27 डिग्री अक्षांश जो है राजस्थान के अलवर और सिक्किम के गंगटोक से गुजरता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में भाबर निम्नलिखित में से किस जिले को शामिल नहीं करता है? तो भाबर का जो क्षेत्र है वो शाहजहांपुर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाबर का जो क्षेत्र है ये सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक है। ठीक है, सहारनपुर, बिजनौर ये सब कहाँ पर आते हैं? भाबर क्षेत्र में आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है?
तो नदी हैं और सहायक नदियां हैं, तो यहाँ पर महानदी की जो सहायक नदी है ये हसदेव है, तो ऑप्शन नंबर ए यही सही सुमेलित है। ठीक है, बाकी और नदी देख लीजिए उनकी सहायक नदियाँ। महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध बना हुआ है और महानदी जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर के बहती है। इसके बाएं और दाएं किनारे से जो नदियां मिलती हैं ये सेनाथ, ईब, मैड और हसदेव हैं। हसदेव, इसलिए हमारा जो ऑप्शन पहले वाला था वो सही हो गया। दाहिने किनारे से ओंग, पेरी और जोग तालन मिलती हैं। कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत की एक नदी है और गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद कृष्णा नदी भारत की तीसरी जल प्रवाह की चौथी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जल प्रवाह के बारे में, और ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ भीमा, बिंदी और मूसी हो जाएंगी। दाहिने किनारे पे गोदावरी से मिलती है निरंजना, वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये सारी नदियाँ मिलती हैं, सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और बाकी नदियाँ भी दे रखी हैं तो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप लोगों को दक्षिण भारत की नदियों का एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिल जाएगा। भारत के भूगोल नाम की प्लेलिस्ट है, आप चैनल के पेज पर जाकर के देख सकते हो, वहाँ से भी आप दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ सकते हो। भारतीय क्षेत्र के 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं जो कहाँ पर मिलेंगे आपको, अंडमान निकोबार द्वीप पर। एक का नाम है नारकोंडम और दूसरा है बैरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नारकोंडम और बैरन। और ये कहाँ पर मिलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप पर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कपिल धारा नर्मदा नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। योजना को 4 चरणों में लागू किया जाएगा, पहला कथन सही नहीं है। योजना को न्यूनतम 25 वर्षों के लिए केवल किराए के आवास से संबंधित है, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये किराए के आवास से संबंधित है, और 25 वर्षों के लिए न्यूनतम कोई भी व्यक्ति इसे किराए पर ले सकेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 केवल 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 ही सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे नूह झील मथुरा में है, औंधी ताल वाराणसी में, शिखा झील अलीगढ़ में है, जबकि अलवरा झील फैज़ाबाद में नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 केवल 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अलवरा झील है कहाँ पर, तो अलवरा झील जो है आपकी कौशाम्बी ज़िले में पड़ती है और ये यमुना नदी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। उत्तर प्रदेश के किस भाग में बांगर मृदा को ऊपर हार मृदा कहते हैं, तो बांगर मृदा को ऊपर हार मृदा जो है पूर्वी भाग में कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई उड़ान मार्ग परियोजना का हिस्सा है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये एशियाई उड़ान मार्ग परियोजना का एक हिस्सा है और ये वन्यजीव कोष की एक पहल है जिसका उद्देश्य पक्षियों के आवासों का संरक्षण करना है और प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में लोगों के बीच जो जागरूकता फैलाना है। ठीक है, 5 एशियाई उड़ान मार्ग हैं जो कि एशियाई पूर्वी अफ्रीकी उड़ान मार्ग, मध्य एशियाई उड़ान मार्ग और भारत इसी का ही हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखना है, मध्य एशियाई उड़ान मार्ग का हिस्सा है भारत। पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियाई मार्ग, पश्चिम प्रशांत उड़ान मार्ग और अफ्रीकी यूरेशियन मार्ग, ये 5 हैं, इनमें से मध्य एशिया का भारत हिस्सा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। एक तरफ बागवानी फसलें दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनकी किस्में दे रखी हैं, तो माल्टा जो है ये रक्त जैसा लाल, 1 से मैच कर दीजिए। आम ये स्टॉल हो जाएगा, 2 से मैच कर दीजिए। अमरूद इसको भूमि हो जाएगा और केला दूध सागर। ठीक है, ये मैचिंग हो गई। आइए अगले क्वेश्चन पर। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जिसके पक्ष में भारत है इससे संबंधित है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव संरक्षण से संबंधित है, जैव विविधता पर सम्मेलन के तत्वाधान में चर्चा करता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और भारत इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अनुसूची दे रखी है, दूसरी तरफ उसके विषय वस्तु, कौन से सही सुमेलित है हमें ये बताना है।
तो देखिए पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्र दे रखे हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दे रखे हैं। राष्ट्रपति के शपथ या प्रारूप का जो शपथ का प्रारूप है या प्रतिज्ञान का प्रारूप है वो अनुसूची 3 में नहीं है, वो अनुच्छेद 60 में दे रखा है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं दे रखी हैं। तो 1, 2 और 3 तीनों ही अनुसूचियां सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या है? तो मानव के अधिकारों का बेहतर रूप से संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण आयोग का गठन और राज्यों में मानवाधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना, ये तीनों ही उद्देश्य हैं मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के। तो उपरोक्त सभी क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रादेश किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो देखिए प्रादेश जो है एक प्रकार की रिट है जो कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन पर आइए, एक तरफ कला दे रखी है, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखे हैं, कौन सा सही सुमेलित है हमें ये बताना है। तो मधुबनी चित्रकला जो है बिहार में होती है, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र में होती है, जबकि पिथौरा चित्रकला जो है पंजाब में नहीं होती है, ये उत्तराखंड में होती है। ठीक है, दूसरा वाला सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1974 में लागू हुआ था। क्या? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1974। निम्नलिखित में से सोडियम यौगिकों में से किसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में या नरम बनाने में किया जाता है? तो Na2CO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के शोधन के लिए पोटाश फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जो पोटाश फिटकरी होती है, जो हमारे घरों में जो फिटकरी होती है, इसे पोटाश फिटकरी भी कहते हैं और ये जल की कठोरता को दूर करती है, जल से बैक्टीरिया को मारती है और जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ घुली हुई होती हैं फिटकरी के संपर्क में आकर वो क्या होती हैं, अवशेप बन के नीचे बैठ जाती हैं। तो तीनों ही जो बातें यहाँ पर कही गई हैं, कठोरता को दूर करता है, जल की कठोरता को, बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारता है, कोलाइडल पदार्थ का अवक्षेपण करता है, ये सारी बातें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक समांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना उत्तर प्रदेश के बलिया में की गई थी। किसके द्वारा? चित्तू पांडे के द्वारा। ठीक है, चित्तू पांडे के द्वारा की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। 8 अगस्त को 1942 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस कमेटी में बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगस्त 1942 में बलिया में एक सप्ताह के लिए चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी समानांतर सरकार। दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक तामलुक में बनी। ठीक है, 1943 से 45 तक वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में बनी। कहाँ पर? सतारा मध्य प्रदेश में। और तालचेर उड़ीसा में लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में बनी थी समानांतर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से किसे भक्त कवि संत स्वामी रामानंद का पहला शिष्य माना जाता है? तो भक्ति कवि जो कि निर्गुण शाखा के कवि हैं, जिनके रचनाएं साखी समद रामायणी हैं और मिले जुले रूप से या इनको एक रूप में साखी सबद रामायणी को बीजक कहा जाता है। ठीक है, बीजक ये ग्रंथ किसका है? ये निर्गुण शाखा के जो कवि हैं कबीर दास जी, उनका है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 कबीर हो जाएगा। यही रामानंद के पहले गुरु थे। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये 140 क्वेश्चन आज यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। पेपर का पैटर्न बदल गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए अच्छी ही बात है। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। खूब पढ़िए, मेहनत करिए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।